हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 1, जिसका नाम है जैव प्रक्रम और पोषण। इस चैप्टर का एक लेक्चर हम पहले ही आपको दे चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि जैव प्रक्रम क्या होता है, पोषण क्या होता है, पोषण के कितने प्रकार होते हैं। इन सभी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में जान लिया है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जंतुओं में पोषण, जंतुओं में किस प्रकार से पोषण होता है, ठीक है। प्रकाश जो है, हम पौधों में पोषण देखे थे इसके पिछले लेक्चर में। अब हम जानेंगे कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें पोषण जानना है, वो किस में जाना है, तो अमीबा में पोषण। अमीबा क्या है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्या लिखेंगे, अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण, अमीबा क्या है, तो एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा। इसमें पोषण की क्रिया जो होती है कुटपादों की मदद से होता है। किसके, तो कुटपादों की मदद से। आइए समझते हैं कुटपाद क्या होता है और कैसे ये कार्य करते हैं। तो हम जैसे कि हमारे शरीर में अगर भोजन का पोषण देखा जाए तो कैसे होता है, तो हमारे शरीर में यानी कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में और मनुष्य में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र होता है, जिसे आहार नाल बोला जाता है, जो कि इसके बाद में हम पढ़ेंगे। जस्ट इसके बाद में हम अमीबा पोषण के बाद वही पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो हमारे जैसा इसमें तंत्र नहीं पाया जाता है, अलग प्रकार से अलग अंग नहीं होता है पाचन के लिए। इसमें अमीबा के शरीर के किसी भी भाग से पोषण हो सकता है, ठीक है। तो कुटपाद की मदद से पोषण होता है। और ये जो कुटपाद होते हैं ना, अगर कोई जैसे कि उसका भोजन दिख गया कहीं पर, तो वो क्या करता है, अमीबा अपने कुटपादों को चारों तरफ फैला देता है। भोजन के चारों तरफ क्या करता है, फैला देता है, और कुटपाद भोजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है। और क्या करता है, इस प्रकार से वो अपना भोजन कर लेता है। यानी कि अमीबा में भोजन का पोषण किससे होता है, कुटपादों से होता है। और 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में, तो 3 चरणों में। अमीबा क्या है, तो एक कोशिकीय जीव है। इसमें जो है भोजन अमीबा जो है भोजन को किसके मदद से ग्रहण करता है, तो कुटपादों की मदद से। और 3 चरणों में पोषण की क्रिया होती है अमीबा में। आइए देखते हैं कौन कौन चरण। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको आइए समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि ये अमीबा ऐसे बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए कि ये हमने अमीबा बना दिया, और यहाँ पे भोजन है, यहाँ पे क्या है, उसका भोजन है। तो ये क्या करेगा, इसको चारों तरफ से ऐसे घेरता है। क्या करता है, ऐसे मान लीजिए ये अमीबा हुआ, तो इसको क्या किया, ऐसे चारों तरफ से घेर लिया, ऐसे आया और ऐसे घेर लिया, ठीक है। ये शरीर के किसी भाग से हो सकता है अमीबा के, ठीक है। ये इसका केंद्र है, ठीक है। और आगे चलकर क्या हुआ कि इसको अपने अंदर ले लेगा। क्या करेगा, अपने अंदर इसको ले लेगा। ऐसे जिग जैग बना दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ से क्या हुआ, ये अंदर ले लिया भोजन को, ऐसे भोजन को क्या किया, यहाँ से अंदर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ले लिया भोजन को, और यहाँ पे भोजन लेने के बाद क्या होगा, इसका अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है। उसके बाद क्या होगा कि ये बाहर कर देगा। शरीर के किसी भी भाग से ये क्या करेगा, भोजन को ऐसे एक द्वार का निर्माण करेगा, ऐसे कुटपाद का निर्माण करेगा ऐसे, और ऐसे क्या करेगा, ऐसे बाहर कर देगा भोजन को। समझ में आया। यहाँ पे क्या किया, भोजन को मान लीजिए यहाँ पे देखा, और इसके चारों तरफ कुटपादों का निर्माण किया। उसके बाद जो भोजन है वो अपने अंदर ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे अंदर लेने के बाद क्या किया, जो भी पाचन के क्रिया के फलस्वरूप जो अपचा जो उसका भोजन था वो क्या हुआ, बाहर ऐसे शरीर के किसी भी भाग से बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, अंदर लिया भोजन को, उसके बाद पचने के बाद क्या हुआ, जो अवशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकाल दिया। तो 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में, तो 3 चरणों में। सबसे पहला कौन, तो अंतर्ग्रहण। क्या किया यहाँ पे, अंतर्ग्रहण, ठीक है। अंतर्ग्रहण, पाचन या अवशोषण बोल सकते हैं इसको। क्या, तो दूसरा पाचन, और तीसरा क्या हो जाएगा, तो बहिष्करण हो गया, ठीक है। तो 3 चरणों में बहिष्करण, 3 चरणों में अमीबा में पोषण होता है। कौन कौन, तो अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कैसे इसमें पाचन होता है अमीबा में। तो अमीबा में कुछ इस प्रकार से पाचन होता है कि जब अमीबा के बिल्कुल समीप भोजन रहता है उसका, तब क्या होता है, अमीबा चारों तरफ, भोजन के चारों तरफ कुटपादों का निर्माण कर देता है। वह कुटपाद भोजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और वहीं पे क्या होता है, एक भोजन राजधानी का निर्माण होता है, और उसमें उसका पाचन होता है। सबसे पहले क्या हो, घेर लिया यहाँ पे, और वहाँ पे पाचन हुआ। पाचन होने के बाद अपचा जो पदार्थ था वो क्या हो जाएगा, शरीर के किसी भी भाग से
बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से अमीबा में पोषण होता है। अमीबा क्या है? तो एक कोश का जीव होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम जानेंगे मनुष्यों में पाचन कैसे होता है और आहार नाल क्या होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने एक कोश के जीव अमीबा में देख लिया कैसे पोषण होता है। अब जानेंगे कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है। क्या टॉपिक हमारा है? तो मनुष्यों में पाचन। मनुष्य में पाचन हमारा टॉपिक अगला क्या है? तो मनुष्य में पाचन। मनुष्य में पाचन, मनुष्यों में पाचन की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने देखा था एक कोशिकीय जीव अमीबा में जो है कोई विशेष अंग नहीं होता है पाचन के लिए, वह शरीर के किसी भी भाग से हो सकता है, लेकिन ऐसा मनुष्य में या उच्च श्रेणी उच्च वर्ग के जंतुओं में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं पाचन के लिए। जैसे मनुष्य में बात की जाए तो विशेष प्रकार का अंग जो है भोजन के पाचन के लिए विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है जिसे आहार नाल बोला जाता है। ठीक है, तो मनुष्य में भोजन के पाचन के लिए जो है आहार विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिसे आहार नाल कहा जाता है। तो आहार जानेंगे आहार नाल क्या होता है। ठीक है, तो विशेष प्रकार का जो मनुष्य में पाचन के लिए विशेष प्रकार का यंत्र पाया जाता है जिसे आहार नाल बोला जाता है। आइए और मनुष्य का आहार नाल के बारे में समझते हैं। मनुष्य का आहार नाल, मनुष्य का आहार नाल, आहार नाल। अब देखिए ये जो आहार नाल है मनुष्यों में, इसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर होता है। कितना? 8 से 10 मीटर होता है। 8 से 10 मीटर मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होता है? करीब 8 से 10 मीटर होता है। और ये जो है हमारे मुख गुहा से लेकर और मल द्वार तक फैला हुआ होता है। कहाँ से? तो मुख गुहा से मल द्वार तक फैला हुआ होता है। आहार नाल मुख गुहा से मल द्वार तक, मुख गुहा से मल द्वार तक फैला हुआ होता है। फैला हुआ होता है, मुख गुहा से मल द्वार तक फैला हुआ होता है। ठीक है, होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है जिसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल जो है मनुष्य में करीब इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होता है और यह क्या है? तो मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक फैला हुआ होता है। अब इसके बारे में आइए जानते हैं। इसमें जो मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक जो आहार नाल होता है इसमें कई प्रकार के अंग आते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा मुख हो गया, उसके बाद ग्रास नली हो गया, यकृत हो गया। ठीक है, इस प्रकार से कई अंग आते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाना चाहेंगे। हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया समय के बचत के लिए। यहाँ पे यही आहार नल होता है। मुख गुहा से स्टार्ट होता है यहाँ पे मल द्वार तक। ठीक है, यह क्या है? तो मल द्वार, मल द्वार। ठीक है, तो मुख गुहा से लेकर और मल द्वार तक क्या होता है? आहार नाल। ये सभी जितने भी अंग जुड़े हैं ये सभी आहार नाल का निर्माण करते हैं जुट के। तो यहाँ पे देखिए हमने बताया आपको कि मनुष्य में पाचन के लिए विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है जिसे आहार नाल बोला जाता है। आहार नाल जो मनुष्य में होता है वो करीब 8 से 10 मीटर लंबा होता है। यह कहाँ से शुरू होता है? तो मुख गुहा से स्टार्ट होकर मल द्वार तक फैला हुआ होता है। तो यहाँ पे जो भी आहार नाल में अंग है उसका हमने यहाँ पे नाम लिख दिया है। ठीक है, भोजन इसी रास्ते से होता हुआ कहाँ जहाँ भी जाता है वो सभी को अंगों को बनाए हैं और यहाँ से मल द्वार से जो अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। तो इसके बारे में सभी के बारे में एक एक करके हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? तो मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है? तो मुख गुहा के बारे में। तो आइए मुख गुहा के बारे में पढ़ते हैं। मुख गुहा, मुख गुहा को क्या बोलेंगे? तो ये आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। क्या होता है मुख गुहा? तो आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो आहार नाल का सबसे पहला भाग है। आहार नाल का सबसे पहला भाग है। आहार नाल का क्या है? तो सबसे पहला भाग है। मुख गुहा क्या है? तो आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। ये जो है मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। जैसे हम अपने मुख में भोजन को जब डालते हैं तो उसको जब पीसते हैं अपने दांतों की मदद से तो भोजन गीला क्यों हो जाता है? तो लार की मदद से, यानी हमारे मुख में लार ग्रंथियाँ जो पाई जाती हैं वो क्या होता है? लार स्रावित करता है जिसके कारण से भोजन गीला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या जानेंगे सबसे पहले। तो मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है। ठीक है, और इसमें जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मुख गुहा में क्या पाया जाता है? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। इसके बारे में कौन? तो पहला हो जाएगा सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, सबमैंडिबुलर
सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। कौन कौन? सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, दूसरा सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि। और तीसरा क्या होता है? तो पैरोटिड लार ग्रंथि, पैरोटिड, पैरोटिड लार ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि। तो ये जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है हमारे मुख गुहा में। कौन कौन? सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि और पैरोटिड लार ग्रंथि। कौन कौन? सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि और पैरोटिड लार ग्रंथि। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मुख गुहा में इसके साथ साथ 2 संरचनाएं पाई जाती है। कौन कौन? तो एक तो दांत और दूसरा जीभ, दांत और जीभ। मुख गुहा में कितनी संरचनाएं पाई जाती है? तो 2 संरचनाएं पाई जाती हैं। मुख गुहा में 2 संरचनाएं पाई जाती है। कौन कौन? तो पहला क्या हो जाएगा? तो दांत हो जाएगा, पहला दांत, और दूसरा क्या हो जाएगा? तो जीभ हो जाएगा, जीभ। पहला दांत और दूसरा जीभ। अब इन दोनों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। तो इसका क्या करेंगे? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी का, और ये सभी अंग के बारे में एक एक करके अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इसको रफ करने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने बताया कि मुख गुहा में कितनी संरचनाएं पाई जाती है? तो 2 संरचनाएं पाई जाती है, एक दांत और दूसरा क्या होता है? जीभ। तो सबसे पहले हम दांत के बारे में आइए जान लेते हैं। एक वयस्क मनुष्य में अगर पूछा जाए दांत कितने होते हैं, तो कुल 32 दांत होते हैं। कितने दांत? तो एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत? 32 दांत होते हैं। ठीक है। एक वयस्क मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। अब दांत की ऊपरी परत को, दांत की ऊपरी परत को क्या बोला जाता है? दांत की ऊपरी परत, ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो इनामेल बोला जाता है, इनामेल, इनामेल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बनता है कि दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इनामेल कहा जाता है, इनामेल कहा जाता है, इनामेल कहा जाता है। दांत की ऊपरी परत को तो इनामेल कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए दांत, एक वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं, दांत की ऊपरी परत को इनामेल बोला जाता है। अब दांत के कितने कुल प्रकार होते हैं, यानी कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। दांत के प्रकार, दांत के प्रकार, दांत के प्रकार कितने होते हैं, यानी कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के। कौन कौन? तो सबसे पहला जो हो जाएगा कतरनक, कतरनक, जिसे इंग्लिश में इंसाइजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो इंसाइजर, कतरनक, इंसाइजर, इंसाइजर। दूसरा क्या होता है? तो भेदक, क्या? भेदक, भेदक, इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो केनाइन, केनाइन। ठीक है। और तीसरा क्या होता है? तो चर्वनक, क्या होता है? चर्वनक, इसे इंग्लिश में मोलार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोलार। और चौथा क्या होता है? तो अग्र चर्वनक। क्या होता है? अग्र चर्वनक, जिसे इंग्लिश में प्री मोलार बोला जाता है। क्या? प्री मोलार। ठीक है। प्री मोलार बोला जाता है। ठीक है। तो ये दांत के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार। एक वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। दांत की ऊपरी परत को इनामेल बोला जाता है। अगर बात पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि दांत के कुल कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो कतरनक, जिसे इंग्लिश में इंसाइजर बोला जाता है। दूसरा भेदक, इंग्लिश में केनाइन। चर्वनक, मोलार हो जाएगा इंग्लिश में। और अग्र चर्वनक, प्री मोलार। ठीक है। और देखिए ये जो होता है कतरनक, ये काटने का काम करता है। जैसे कि ये हमारे मुख गुहा में कहाँ पर हो सकता है? तो कोई भी चीज़ को जब हम अपने मुख में डालते हैं, जैसे कि सेब ले लीजिए, सेब हमें खाना है, तो क्या करेंगे? आगे वाले भाग से पहले उसको काटेंगे। ठीक है। तो ये जो आगे वाला भाग होता है दांत का, वो क्या होता है? तो कतरनक होता है। ठीक है। भेदक, किसी चीज़ को फाड़ना हो तो हम क्या करते हैं? साइड में ऐसा लाके फाड़ते हैं, और यहाँ पे 2 नुकीला दांत निकला हुआ होता है। ठीक है। 2 ऊपर से और 2 नीचे से, ये होता है भेदक। चर्वनक हो जाएगा इसके जस्ट बगल वाला जो थोड़ा चौड़ा होता है। ठीक है। और अग्र चर्वनक सबसे लास्ट वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से दांत के कुल 4 प्रकार होते हैं, ये चारों होते हैं। ठीक है। तो हमने जान लिया कि दांत कितने होते हैं वयस्क मनुष्य में। दांत के ऊपरी परत को इनामेल बोला जाता है। दांत के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं। ठीक है। अब देखिए
अब हम दूसरा क्या जानने वाले हैं, तो जीभ के बारे में जानने वाले हैं। दांत तो हमने जान लिया कि दांत क्या होता है, दांत का जो है कितने भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या जानना है, तो जीभ। जीभ, जीभ के बारे में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यह एक मांसल संरचना है। क्या है, यह एक मांसल संरचना है। मांसल, यह एक मांसल संरचना है। मांसल संरचना है यानी कि मांस का बना हुआ होता है जीभ। जीभ में कहीं पर हड्डी दिखता है, तो नहीं दिखता है, केवल मांस का बना हुआ है, ठीक है। तो बोलेंगे कि जीभ एक मांसल संरचना होता है। अब देखिए जीभ जो है स्वाद बताने का काम करता है। क्या काम करता है, तो स्वाद को बताने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए जीभ के ऊपरी परत पर छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां बोला जाता है। क्या, स्वाद कलियां। जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां बोलते हैं, ठीक है। जीभ निकाल कर देखिएगा, छोटे छोटे अंकुर उस पर पाए जाएंगे, जिन्हें क्या कहा जाता है, स्वाद कलियां। इन स्वाद कलियों के माध्यम से ही हमें स्वाद का पता चल पाता है। तो स्वाद कलियां किसे बोलेंगे, इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो जीभ की ऊपरी सतह पर क्या बोलेंगे, जीभ की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं। जीभ की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, जिसे स्वाद कलियां बोला जाता है, ठीक है। यह स्वाद बताने का काम करता है, ठीक है। स्वाद खट्टा है, मीठा है, तीखा है या कैसा है, ठीक है। तो स्वाद कलियों की मदद से हमें स्वाद का पता चलता है, ठीक है। तो हमने जान लिया जीभ के बारे में और दांत के बारे में जान लिया। अगला क्या जानना है, भोजन सबसे पहले हम मुख में डालते हैं, तो मुख के बारे में तो हमने डिटेल में जान लिया, ठीक है। अब क्या है, लार ग्रंथियों के बारे में हमने जान लिया है, इसके बारे में भी। अब यहाँ पे देखिए ये जो नली ऐसे चली आ रही है यहाँ पे, इसको बोला जाता है ग्रास नली। क्या बोला जाता है, तो ग्रास नली। कहाँ पर लिखे इसको, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ग्रास नली। ग्रास नली, ठीक है, इसको ग्रास नली बोला जाता है। ये वाला क्या होता है, ये वाला भाग ग्रास नली होता है। तो ये जो ग्रास नली है, यहाँ से मुख गुहा से जब भोजन को हम पीस कर आगे बढ़ाते हैं, तो इस नलिका से होते हुए आमाशय में आता है। तो यहाँ पे जब आता है ना, तो भोजन जो है ऐसे आता है, तब क्या होता है, श्वास लेते समय या भोजन को ग्रहण करते समय क्या होता है, ये फूलता और चिपकता है, ऐसे फैलता है और चिपकता है, फैलता है चिपकता है। तो इसके लिए ये किसी कारणवश सट न जाए, जब हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं तो भोजन क्या होता है, धीरे धीरे सरकता हुआ नीचे जाता है, जिसके कारण से फूलता है और चिपकता है, फूलता है चिपकता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो गोल गोल संरचना दिख रहा है ना, ये क्या काम करता है, तो ये नली बंद ना हो जाए, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, गोल गोल संरचना जिसे ट्रैकिया बोला जाता है, इसको यहाँ पे ये वाला होता है गोल वाला संरचना, क्योंकि ये क्या हो, चिपक ना जाए भोजन को ग्रहण करते समय। क्या होता है, फूल ऐसे फैलता है और चिपकता है, फैलता है चिपकता है ग्रास नली। तो यहाँ तक आता है। उसके बाद भोजन अमाशय में आता है। अमाशय में आने के बाद क्या होता है, रस कसरा होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमने जान लिया कि मुंह क्या होता है। मुंह गुहा में जो है पहला भाग होता है आहार नाल का, और इसमें दो संरचनाएं पाई जाती हैं, जीभ और दांत। इसके बारे में हमने डिटेल से जाना। अब हम जानेंगे कि ये जो है थोड़ा ग्रसनी के बारे में जाना है। किसके बारे में, ग्रसनी के बारे में। तो ग्रसनी के बारे में यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रसनी। तो मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है, ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, तो ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। क्या लिखेंगे, ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी में जो है दो छिद्र होते हैं। कितने छिद्र, दो छिद्र होते हैं। यहाँ पे एक तो होता है कंठ द्वार, एक निगल द्वार, ठीक है। यहाँ से जो है ना श्वास हम जब लेते हैं या भोजन खाते हैं तो क्या होता है, एक ही नलिका से होकर गुजर जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मुख गुहा के जस्ट बाद ग्रसनी पाया जाता है। ग्रसनी में वहीं पे दो छिद्र पाए जाते हैं, वहीं से ये नाक वाला सिस्टम होता है और नलिका निकलता है, और मुंह वाला नलिका निकला हुआ होता है, ठीक है। तो दो छिद्र पाए जाते हैं, कौन, तो निगल द्वार और कंठ द्वार। कौन, निगल द्वार और दूसरा क्या हो जाएगा, तो कंठ द्वार। निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। कितनी संरचनाएं पाई जाती है, तो दो संरचना जो है दो छिद्र पाए जाते हैं, एक निगल द्वार और दूसरा क्या हो जाएगा, तो कंठ द्वार पाए जाते हैं, ठीक है। अब निगल द्वार और कंठ द्वार, निगल द्वार के माध्यम से क्या होता है, तो हम भोजन को ग्रहण करते हैं, और कंठ द्वार के माध्यम से श्वास को हम लेते हैं अपने शरीर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक और टॉपिक यहाँ पे हमें पढ़ना था, एपिग्लॉटिस क्या है, ठीक है। एपिग्लॉटिस, तो कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी संरचना होती है। क्या होता है,
कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी संरचना होती है जिसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है। तो यहाँ पे एपिग्लॉटिस को लिख देते हैं, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, लॉटिस, एपिग्लॉटिस। तो क्या बोलेंगे, तो कंठ द्वार के आगे, डिफिनेशन क्या होगा, कंठ द्वार के आगे, कंठ द्वार के आगे, कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी, एक पट्टी जैसी संरचना होती है, पट्टी जैसी संरचना होती है, संरचना होती है, पट्टी जैसी संरचना होती है जिसे क्या बोला जाता है, जिसे एपिग्लॉटिस बोला जाता है, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी संरचना होती है जिसे एपिग्लॉटिस बोला जाता है। ये एपिग्लॉटिस का कार्य क्या होता है, तो जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये हमारे कंठ द्वार को ढक देता है, यानी कि श्वास नली को ढक देता है। और जब हम श्वास को लेते हैं ना तो क्या होता है, तो कंठ द्वार को ये ढक देता है। कौन, एपिग्लॉटिस का कार्य होता है। तो इस हम जान लिया कि ग्रसनी क्या होता है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है ग्रास नली, ठीक है। तो ग्रसनी जो है मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन कहाँ आता है, तो हमारे ग्रास नली में आता है। कहाँ, ग्रास नली में आता है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे जब ग्रास नली में पहुँचता है तो यहाँ पे संकुचन, शिथिलन और फैलाव शुरू होता है। क्या होता है, हमने बताया था ना अभी कि यहाँ पे जो है फैलता है और सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, ये ग्रास नली की दीवार है। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे जब ग्रास नली में भोजन लार से सना हुआ आता है तो इसमें संकुचन, शिथिलन या फैलाव शुरू होता है जिसे कर्माकुंचन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो कर्माकुंचन बोला जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, क्या बोला जाता है, तो कर्माकुंचन, कर्माकुंचन, कर्माकुंचन। तो कर्माकुंचन किसे बोलेंगे, तो मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन ग्रास नली में आता है तो ग्रास नली की दीवारों में संकुचन, शिथिलन या फैलाव शुरू होता है जिसे कर्माकुंचन बोला जाता है। कैसे बोलेंगे, तो मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन जो है ग्रास नली में आता है, ग्रास नली की दीवारों में संकुचन, शिथिलन या फैलाव शुरू होता है जिसे कर्माकुंचन बोला जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद क्या होता है, तो ग्रास नली के बाद कहाँ आता है भोजन, तो हमारे अमाशय में आता है। अमाशय के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि इसको हम सभी को कवर अप करने वाले हैं। अब इसके बारे में, इन सभी अंक के बारे में पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर खलास हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अमाशय के बारे में, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि ग्रास नली आहार नाल का सबसे पहला भाग मुंह गुहा होता है। उसके बाद किसके बारे में हमने पढ़ा, ग्रास नली के बारे में। उसके बाद कहाँ पर भोजन जाता है ग्रास नली से, तो अमाशय में जाता है। कहाँ पर जाता है भोजन, तो अमाशय में। अमाशय के बारे में पढ़ना है, अमाशय। तो अमाशय के बारे में क्या लिखेंगे, तो अमाशय एक थैलीनुमा संरचना होता है। क्या होता है, यह एक थैलीनुमा संरचना होता है। क्या लिखेंगे, तो अमाशय एक थैलीनुमा संरचना होता है, थैलीनुमा संरचना होता है, थैलीनुमा संरचना होता है। अमाशय क्या है, तो एक थैलीनुमा संरचना होता है। ये जो है उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। कहाँ, उदर गुहा के बाईं ओर स्थित रहता है, बाईं ओर स्थित रहता है। क्या, कहाँ रहता है, तो उदर गुहा के बाईं ओर स्थित रहता है, ठीक है। अमाशय क्या है, तो एक थैलीनुमा संरचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर स्थित रहता है, ठीक है। अगर इसका बात क्या है, तो इसका आगे वाला भाग, ठीक है, क्या, तो अग्रभाग, यानी कि आगे वाला भाग, अग्रभाग। अमाशय का अग्रभाग जो है क्या कहलाता है, अग्रभाग। अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है, तो कार्डियक कहलाता है, कार्डियक। क्या बोलेंगे, कार्डियक, कार्डियक। अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाए, कार्डियक। अगर पिछला भाग के बारे में पूछा जाए, पिछला, अमाशय का पिछला भाग तो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाता है पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक भाग कहलाता है। अमाशय का पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। और जो बीच का भाग होता है, बीच का भाग, अमाशय के बीच का भाग उसे क्या बोला जाता है, तो फुंडिक भाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो फुंडिक भाग, फुंडिक। अमाशय के बीच का भाग क्या कहलाता है, तो फुंडिक भाग कहलाता है, ठीक है। तो अमाशय क्या है, तो एक थैलीनुमा संरचना होता है। ये जो है उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है और इसका अग्रभाग कार्डियक कहलाता है, पिछला भाग क्या कहलाता है, तो पाइलोरिक भाग कहलाता है और बीच का भाग
फुंडिक भाग कहलाता है। ठीक है, आमाशय में कुछ जठर ग्रंथियां भी पाई जाती है। जो ग्रंथियां पाई जाती है आमाशय में, जिससे कुछ रस का स्राव होता है, उसे जठर ग्रंथियां कहा जाता है। उन जठर ग्रंथियों के में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो जठर ग्रंथियों की कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं, जठर आगे पढ़ने वाले हैं। तो जठर ग्रंथि के कोशिकाओं के प्रकार, जठर ग्रंथि के कोशिकाओं के प्रकार, जठर ग्रंथि के कोशिकाओं के प्रकार, यानी कि जठर ग्रंथि की जो कोशिकाएं होती है आमाशय में, उसके कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोशिकाएं, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं। दूसरा क्या हो जाएगा, तो भीतीय या अम्लजन कोशिकाएं, भीतीय या अम्लजन कोशिकाएं, भीतीय या अम्लजन कोशिकाएं। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो श्लेष्मा म्यूकस कोशिका, भीतीय अम्लजन कोशिका, और तीसरा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जाइमोजिन कोशिकाएं, जाइमोजिन कोशिकाएं। अब यहाँ से जो श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका होता है, इससे म्यूकस का स्राव होता है। किसका, म्यूकस का स्राव होता है। जो भीतीय या अम्लजन कोशिका होता है, इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, HCl का। ठीक है, और जाइमोजिन जो कोशिका होता है, इससे पेप्सिनोजेन का स्राव होता है, पेप्सिनोजेन का स्राव होता है। ठीक है, पेप्सिनोजेन। तो श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका से म्यूकस का स्राव होता है, म्यूकस का स्राव होता है। और भीतीय अम्लजन कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। ठीक है, और जाइमोजिन कोशिका से किसका स्राव होता है, तो पेप्सिनोजेन का। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना, बहुत ही खतरनाक अम्ल होता है, जो कि हमारे पेट के अंदर आमाशय में स्रावित होता है। कौन, HCl। और ये क्या करता है, तो भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करता है, भोजन को क्या करता है, तो अम्लीय बनाने का कार्य करता है। तो ये तो हमने जान लिया कि 3 प्रकार की जो ग्रंथियां पाई जाती है आमाशय में, उसे जठर ग्रंथि कहते हैं। इसमें जो है इसके कोशिकाओं के 3 प्रकार होते हैं, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, जिससे म्यूकस रस का स्राव होता है, भीतीय या अम्लजन कोशिका, जिससे HCl का स्राव होता है, और जाइमोजिन कोशिका, जिससे पेप्सिनोजेन का स्राव होता है। ये जो तीनों कोशिकाएं हैं, ये जो तीनों प्रकार की कोशिकाएं, जठर ग्रंथि की कोशिकाएं, इनसे जो स्राव होता है उसे जठर रस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो जठर रस। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं से जो स्राव होता है उसे जठर रस बोला जाता है। क्या, जठर रस। और प्रत्येक मनुष्य में प्रत्येक दिन अगर देखा जाए तो 3 लीटर, कितना, 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। 3 लीटर जो है जठर रस का स्राव होता है, 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है प्रत्येक मनुष्य में। ठीक है, तो 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है प्रत्येक मनुष्य में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया कि जो है जठर ग्रंथि के कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है, इनसे कौन से रस का स्राव होता है, इन तीनों के सम्मिलित रूप को, तीनों के स्राव के सम्मिलित रूप को जठर रस बोला जाता है। प्रत्येक मनुष्य में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। तो यहाँ तक हमने जान लिया कि आमाशय में जो है, आमाशय एक थैलीनुमा संरचना होता है। यह उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। इसके 3 भाग होते हैं, अग्र भाग को कार्डियक कहा जाता है, बीच वाला भाग को, पिछला भाग को पाइलोरिक भाग कहा जाता है, और बीच वाले भाग को फोंडिक भाग कहा जाता है। इसमें कुछ स्रावित भी होते हैं, जिसे स्रावित ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे जठर ग्रंथि कहा जाता है। जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि इस प्रकार है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आमाशय में ज़्यादा HCl का स्राव हो जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ज़्यादा स्राव हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, आमाशय की दीवारें जो है जख्मी हो जाती हैं, और वहाँ पे गोल गोल संरचना, गोल गोल आकार का घाव जैसा निकल आता है, जिसे अल्सर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, अल्सर। तो यहाँ पे पेप्टिक, जो कि ये पेट में होता है, तो इसलिए पेप्टिक अल्सर करेंगे इसे, पेट का घाव, इसलिए पेप्टिक अल्सर बोलेंगे। तो बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, पेप्टिक अल्सर
तो क्या बोलेंगे, अमाशय की दीवारों में होने वाले घाव को पेप्टिक अल्सर बोलेंगे। अमाशय की दीवारों में अमाशय की दीवारों में होने वाले घाव को क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। अमाशय की दीवारों में होने वाले घाव को पेप्टिक अल्सर बोला जाता है। अब हमें जानना है कि छोटी आंत के बारे में। किसके बारे में, तो अगला हमें किसके बारे में जानना है, तो भोजन अमाशय के बाद कहाँ जाता है, तो छोटी आंत में जाता है। कहाँ पर जाता है, तो छोटी आंत में जाता है। तो हमें छोटी आंत के बारे में जानना है। छोटी आंत क्या होता है, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। छोटी आंत अब छोटी आंत जो होता है ना, नाम का बस छोटा है, लेकिन ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। क्या होता है, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का क्या होता है, तो सबसे लंबा भाग होता है। इसमें जो है पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। क्या होता है, पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। कहाँ पर, तो छोटी आंत में पूर्ण होती है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है, तो क्या होता है, छोटी आंत। और पाचन की क्रिया पूर्ण होती है कहाँ, तो छोटी आंत में। कहाँ पर, तो छोटी आंत में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जान लिया कि छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है और इसमें पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो इसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई कितना होता है, 2.5 मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। अगर लंबाई का बात किया जाए इसका लंबाई, तो 6 मीटर और चौड़ाई जो है, चौड़ाई का बात किया जाए तो 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसके 3 भाग होते हैं। छोटी आंत कितने भागों में बटा होता है, तो 3 भागों में, ठीक है। कौन कौन, तो पहला क्या हो जाएगा, ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, और तीसरा क्या हो जाएगा, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। सबसे अधिकांश भाग जो होता है ये वाला होता है, इलियम, ठीक है। और इलियम जो होता है छोटी आंत में सबसे अधिकांश भाग यही होता है और इसी में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो आगे हमें क्या पढ़ना है, छोटी आंत के बारे में हमने जान लिया। अब हमें किसके बारे में जानना है, तो यकृत के बारे में। यकृत क्या होता है, तो यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होता है, यकृत के बारे में जानना है। यकृत क्या होता है, तो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर बात की जाए इसका भार का यानी कि वेट, तो लगभग कितना होता है, तो 1.5 kg, लगभग कितना होता है, तो 1.5 kg के लपेट में होता है इसका भार, ठीक है। तो अब हमें जानना है क्या, अब यहाँ पे कुछ और बातों के बारे में जानना है। जैसे यकृत से क्या होता है, तो पीत रस का स्राव होता है। क्या होता है, पीत रस का स्राव। यकृत से क्या होता है, तो पीत रस का स्राव होता है, जो कि भोजन को क्या करता है, पीत रस भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। जो यकृत से पीत रस का स्राव होता है वो क्या करता है, तो भोजन को क्षारीय बनाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लिए, आगे कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। इस भोजन जो है यह छोटी आंत से कहाँ जाता है, तो बड़ी आंत में जाता है। कहाँ जाता है, तो बड़ी आंत में। बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में जो है भोजन जाता है। बड़ी आंत में जो है भोजन पचने के बाद छोटी आंत से कहाँ जाता है, तो भोजन बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जाने के बाद जो जल होता है भोजन में, वो क्या होता है, वहाँ पे अवशोषण का काम होता है। यानी जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में। जल का अवशोषण जल का अवशोषण कहाँ होता है,
तो बड़ी आंत में होता है। जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। ये जो बड़ी आंत होता है 2 भागों में बटा हुआ होता है। कितने भागों में? तो 2 भागों में। कौन कौन? तो कोलन और क्या हो जाएगा? मलाशय। कोलन या मलाशय 2 भागों में बटा होता है। कौन कौन? तो कोलन, कोलन और दूसरा मलाशय। मलाशय, कोलन या मलाशय जिसे रेक्टम भी बोला जाता है। रेक्टम, मलाशय या रेक्टम। ठीक है, तो 2 भागों में बटा हुआ होता है, कोलन या मलाशय। यहाँ से क्या होता है? भोजन मल द्वारा मलाशय में जाता है और शोषण होने के बाद कहाँ जाता है? मलाशय में। मलाशय से क्या होता है? तो वहाँ से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मल के रूप में हमारे शरीर से क्या होता है? मल द्वार के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे किसके? तो कोलन के कुछ प्रकार होते हैं। जैसे कुछ इस ऊपरीगामी कोलन क्या हो जाएगा? पहला कोलन के भी 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? तो 3 प्रकार। कौन कौन? तो पहला हो जाएगा उत्तरीगामी, उत्तरीगामी कोलन, और दूसरा क्या हो जाएगा? तो अनुप्रस्थ कोलन होता है, अनुप्रस्थ कोलन, और तीसरा क्या होता है? तो अधोगामी कोलन, अधोगामी कोलन, अधोगामी कोलन। ठीक है, यहाँ पे कोलन लिख देते हैं, कोलन, कोलन। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। और ये जो अधोगामी कोलन होता है यही क्या होता है? तो मल द्वार के द्वारा जुड़ा होता है और वहाँ से अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये चैप्टर हुआ हमारा फिनिश। हमने बायोलॉजी का चैप्टर 1, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, तीनों का एक एक चैप्टर पूरा फाइनल तरीके से कवर कर लिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9th और 10th का बिल्कुल फ्री में तैयारी कराया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।